Okay. The ratio of the number of boys and girls who participated in an examination is 4:3. The total percentage of candidates who passed the examination is 80 and the percentage of girls who passed is 90. So what is the percentage of boys? What is the percentage of boys who passed? Options are 90, 80.50, 55.50, 72.50. किसी को नहीं आया? देखो ना, रेशियो 4:3 है, तो हम लोग एक वैल्यू मान के चलेंगे. 4:3 मीन्स हम लेंगे 400 to 300 सो दैट कैलकुलेशंस कैन बी इजी. आप कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन इन मल्टीपल्स ऑफ 100 लेंगे तो कैलकुलेशन इजी होता, क्योंकि हमको परसेंटेज में निकालना है. तो देखिए 4:3 रेशियो है बॉयज और गर्ल्स का. आई विल टेक 400 बॉयज एंड 300 गर्ल्स. तो टोटल स्ट्रेंथ कितना हुआ? 700. टोटल स्ट्रेंथ कितना हुआ? 700. और कितने टोटल स्टूडेंट्स पास हो गए? 80%. तो 700 का 80% इज 560. तो टोटल 560 पास हो गए. टोटल 560 पास हो गए. कितना इजी है देखो. अब देखिए बॉयज है 400, गर्ल्स है 300. अच्छा, गर्ल्स कितने पास हो गए? गर्ल्स 90% पास हो गए. तो 90% गर्ल्स मींस 300 का 300 टोटल गर्ल्स है. 300 का 90% इज 270. तो गर्ल्स 270 पास हो गए और टोटल पास 560 है. तो बॉयज कितने पास हो गए? टोटल पास में से गर्ल्स को माइनस करो तो बॉयज मिलते. तो बॉयज 290 पास हो गए. तो टोटल कितने बॉयज पास हो गए? 290 पास हो गए. अच्छा, बॉयज कितने हैं टोटल? 400 है. 400 में से कितने पास हो गए? 290 हो गए. तो 400 को 290 हो गए, तो 100 को कितना? 100 को कितना? तो आप 290 into 100 by 400 करो, तो you will get the answer is 72.50. that is the option D. That is the option B. I hope the things are clear. So लिख लो इसको जल्दी फटाक से. याद रखो ये सभी गेट के क्वेश्चंस है. रेशियो क्या है? 4:3. हम मान के चलेंगे बॉयज 400 है, गर्ल्स 300. आप कुछ भी नंबर ले सकते हैं. 4000 3000 भी ले सकते. यह आपके ऊपर है. 4 रेशियो बराबर होना बस है. तो एक राउंड नंबर लेने से कैलकुलेशन इजी होता है स्पेशली. तो 400 300 मींस टोटल बॉयज एंड गर्ल्स आर 700. 700 में से 80% पास हो गए. तो 700 का 80% 560. तो 560 टोटल पास हो गए. बॉयज 400 है, गर्ल्स 300 है, मींस 90% ऑफ गर्ल्स हैव पास्ड. सो 90% ऑफ 300 इज 270. सो 560 में से 270 निकालो. 290 बॉयज है वहां पर पास हो गए वाले.
तो टोटल है 400, 400 में से 290 पास हो गए, तो 100 को कितना परसेंटेज इज 72.50, 72.50. One more question you take please. In a country of 1400 million population, in a country 1400 million population, 70% own mobile phones. In a country of 1400 million population, 70% own mobile phones. मतलब 1400 मिलियन लोगों में से आपके पास 70% लोगों के पास मोबाइल फोन है. Among the mobile phone owners, मतलब जो 70% है, only 294 million access the internet. मतलब जो 70% है 1400 में से, उसमें से 294 लोगों के पास, यहाँ परसेंटेज में दिया, इन टर्म्स ऑफ पब्लिक दिया, 294 मिलियन एक्सेस द इंटरनेट. मतलब 294 मिलियन लोगों के पास इंटरनेट है. अमॉन्ग दीज इंटरनेट यूजर्स, अब जो 294 मिलियन लोग हैं उनको इंटरनेट यूज कर रहे, तो उसमें से क्या है, आधे लोग हाफ बाय गुड्स फ्रॉम ई कॉमर्स पोर्टल्स. जो इंटरनेट जिनके पास है वो उसमें से आधे लोग, जैसा आप फ्लिपकार्ट अमेजॉन से सामान खरीदते वैसा ही वो लोग सामान खरीदते. तो आपको क्या निकालना है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ दीज बायर्स इन द कंट्री. What is the percentage of these buyers in the country? Options है 10.50, 14.70, 15 and 50. 15 and 50. 2 मिनट टाइम ले लो और करो. क्वेश्चन भी है आपके सामने डिटेल में, उसको पढ़ो और ट्राई करो प्लीज. Let's try it yourself. Yes, what is the answer? हाँ करो, कोई को एक आया, एक करे कोई तो. ए, ओके सौरभ, is it right? What is the percentage of these buyers in the country?
What is the percentage of these buyers in country? Yes, Suraj, it is right. I think 147 by 1400 is 10.5 is right आंसर. देखिए टोटल 1400 है, वो मिलियन बिलियन सब छोड़ दो, उससे कुछ हमको. यस आदित्य, वेरी गुड. देखिए टोटल 1400 है, उसके 70% मोबाइल यूज करते, उसके 70% मोबाइल यूज करते, और ओनली 294 मिलियन एक्सेस द इंटरनेट. मतलब 70% निकालो 1400 का कितना आता, उसमें से 294 इंटरनेट यूज करते, उसमें से 294 इंटरनेट करते, और 294 का हाफ 147 है, ये फ्लिपकार्ट अमेजन यूज करते, ई कॉमर्स यूज करते. तो टोटल 1400 थे, 147 ई कॉमर्स यूज कर रहे, 147 बाय 1400 इज 10.5. इतना मतलब डायरेक्ट आ जाता है, इतना लंबा का कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कैलकुलेशंस आप करते गए. तो ऑप्शन इज 10.50, 10.50. ठीक है. नाउ लेट मी चेक योर एबिलिटी. नाउ मैं आपको अलग अलग तरीके से बताया हूं, ये सभी प्रॉब्लम्स पहले भी कराऊं, आज एक और शॉर्टकट मेथड से करेंगे. क्या आप अपने तरीके, मैं और आपको बात बताना, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट देयर इज नो फिक्स्ड मेथड फॉर सॉल्विंग एप्टीट्यूड. एप्टीट्यूड मींस यू आर, देखिए आपको जियोटेक टेस्ट करना है, सॉम टेस्ट करना है, मटेरियल टेस्ट करना है, तो वहां पर आपका नॉलेज टेस्ट करते हैं, सर्वेइंग देखना है, मैथमेटिक्स देखना है, तो वहां पर आपका सब्जेक्ट का नॉलेज टेस्ट करते. यहाँ एप्टीट्यूड में कोई सब्जेक्ट नहीं रहता, आपका इंटेलिजेंस टेस्ट किया जाता. तो यहाँ पर सब्जेक्ट कुछ नहीं रहता, यहाँ पर आपको आपका इंटेलिजेंस कितना है ये बाय बॉर्न रहता. लेकिन प्रैक्टिस से आजकल ये इंप्रूवमेंट भी हो सकता है. तो आपको क्या करना है, इसमें से अपने मेथड से, मेरे मेथड से करो ऐसा कुछ नहीं है, शॉर्टेस्ट मेथड ढूंढ के प्रैक्टिस करना है, और एग्जाम में सही भी करना है, और फिर जल्दी भी करना है. और जस्ट वन गर्ल वाज यस्टरडे आस्किंग मी, सर मैथ्स और एप्टीट्यूड का तो प्रॉब्लम नहीं है, दूसरे सब्जेक्ट हमको गेट के लिए समझ में नहीं आ रहे. तो इट्स अ राइट एटीट्यूड. तो प्रॉब्लम क्या है, मैथ्स और एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस है, सिलेबस है, एक तो गेट का स्टैंडर्ड इजी है कंपेयरिंग टू अदर, और ये आप बेसिक से फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ते आए सो है, तो आपको इजी दिखता. दूसरे सब्जेक्ट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ना ही पढ़ाया गया. इट इज आवर फॉल्ट आल्सो. I don't blame totally to the student community, because what we teachers do, no, anyway we also want to anyway by hook or crook complete the syllabus and make you to pass. तो ऐसा ही, मतलब ये अब नहीं हो रहा, सदियों से ऐसा ही चलते आ रहा. लेकिन अब जो है द सिचुएशन हैज चेंज्ड. अब आपको यूनिवर्सिटी एग्जाम का डिग्री का कोई कीमत नहीं रह गया. हमारे वक्त में हम जो फाइनल ईयर में मार्क्स लेते थे, उसके ऊपर हमको सरकारी नौकरी मिलती थी. तो उस यूनिवर्सिटी एग्जाम को इंपॉर्टेंस था, गेट को कोई पूछता नहीं था, कोई एग्जाम लिखता भी नहीं था. लेकिन नाउ द सिचुएशन हैज चेंज्ड. पहले अलग अलग पब्लिक सेक्टर वाले खुद अपना एग्जाम कर लेते थे, सेल वाले अलग करते थे, ओएनजीसी वाले अलग करते थे, इंडियन ऑयल वाले अलग करते थे, एनटीपीसी वाले अलग करते थे. लेकिन अब क्या हो गया, ये सारे लोग हम क्यों झंझट में गिरे, गेट को दे दिए. तो इन सब की वजह से गेट का इंपॉर्टेंस बढ़ गया. तो दूसरे सब्जेक्ट जो है, आपको जो पढ़ाने वाला है टीचर, उसको कॉन्सेप्ट से पढ़ाना चाहिए. अगर से वो नहीं भी पढ़ाया तो आप कॉन्सेप्ट से स्टडी करो, तो वो सब्जेक्ट इजी होता. तो इस वक्त आपका एम थर्ड ईयर में इतना ही है कि आप एप्टीट्यूड और मैथ्स अच्छी तरह प्रैक्टिस करो, इंग्लिश करो, मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट सीख के. अगर से टाइम मिला तो मैं इन द मंथ ऑफ दिसंबर और समथिंग मैं मैकेनिक्स के 5-6 क्लास लेके आपको मैकेनिक्स भी गेट का परफेक्ट कराता हूँ. तो ये जितना हो सकता उतना करके आप एम क्या रखो, दिस टाइम you have to qualify at least.
and get the experience. I don't know how many of you have filled the form. Please fill it. मैं आपको फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं. और जो SC/ST के है, for them fees is 750 I think, but you pay that fees, you send the that receipt and form to either me or your CC. So आपको 750 फिर कॉलेज के तरफ से मिलेंगे. आप जो 7 SC/ST के जो स्टूडेंट्स है, आप 750 अगर से फीस भर रहे हैं तो भरो एग्जाम फीस, तो वो पैसे आपको कॉलेज से मिलेंगे. कॉलेज से मतलब कॉलेज में एक AICTE का स्कीम है, प्रेरणा स्कीम. उस स्कीम में आपके पैसे वापस मिल जाएंगे आपको. ओनली थिंग इज यू हैव टू कीप दैट रिसिप्ट and form with you and send it to you either to CC or as I am the gate coordinator to me. मैं फाइनल ईयर का तो लिस्ट बना लिया, वो बच्चे भेज भी रहे हैं मेरे को. अब थर्ड ईयर का भी देखेंगे कितने लिस्ट बना के हम लोग करेंगे. और दूसरी बात मैं फिर बोल रहा हूं, सभी लोग गेट का फॉर्म भरो, सभी लोग गेट का फॉर्म भरो, एक एक्सपीरियंस ले लो. मे बी 1500 इज समटाइम्स मोर. मैं बोलूंगा कि बहुत कम है, ऐसा कुछ नहीं है. हर आदमी का अपना अपना इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड रहता है. कुछ लोगों के लिए 1500 बहुत बड़ी बात है. फिर भी आप कोशिश करके देखो कि भरो एग्जाम फीस. ठीक है, लास्ट डेट इज 30. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन. इस टाइप की प्रॉब्लम हम पहले भी करें, कुछ और तरीके से भी कर सकते हैं हम. देखिए, प्राइस इनटू कंजम्पशन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर मैं आपको बता चुका हूं. दैट इज A इंटू बी इज इक्वल टू सी. वर्क इंटू टाइम इज इक्वल टू स्पीड. सब एक ही टाइम के हैं. तो यहाँ पर A इंटू बी इज इक्वल टू सी मीन्स यहाँ पर क्या होता, एक कोई तो कांस्टेंट रहता, आपको दो बचे हुए निकालने. या कभी कभी क्या होता है कि तीनों भी वेरिएबल रहते, तीनों भी वेरिएबल रहते. वैसे भी प्रॉब्लम हम कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा वो लेंदी मेथड था. आज हम हो सकता है कुछ और मेथड से भी करेंगे. तो take down this question. An architect is planning to increase, an architect is planning to increase of a rectangular room, an architect is planning to increase of a rectangular room by 10%. An architect is planning to increase of a rectangular room by 10%. Without increasing the area of the room, without increasing the area of the room, मतलब area constant है, but what percentage, without increasing the area of the room, by what percentage must reduce the length of the room. तो यहां पर क्या हो रहा है कि ब्रेड्थ बढ़ रहा है 10% और लेंथ कम हो जाएगा, क्योंकि एरिया हम कांस्टेंट रख रहे. तो वो कितना कम हो जाएगा वो आपको निकालना. इस टाइप का प्रॉब्लम मैं करा चुका हूं, फिर एक बार रिवाइज करता हूं. देखिए मैं कैसा किया था. A इज इक्वल टू L इंटू बी, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू. यहां पर एरिया कांस्टेंट है, लेंथ ब्रेड्थ एंड एरिया. एरिया को मैं कांस्टेंट लिया 1 एरिया को जब मैं कांस्टेंट लिया तो ब्रेड्थ कम हो रहा कितना 10%. 10% मतलब कितना 1/10. तो और ब्रेड्थ क्या हो रहा इंक्रीज हो रहा. अगर से ब्रेड्थ इंक्रीज हो रहा तो डिनोमिनेटर कितना रहता 10 और नेक्स्ट रेशियो कितना आता 10+1. ये बता चुका था, आपको याद है क्या नहीं मालूम मेरे को. अगर से डिक्रीज हो रहा तो फर्स्ट वैल्यू एज इट इज रखो डिनोमिनेटर और अगला वैल्यू D-N बनता. अगर से इंक्रीज हो रहा फर्स्ट वैल्यू एज इट इज रखो, अगला वैल्यू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर बनता. तो व्हेन इट इज 10 दिस इज गोइंग टू बी 10+1 11. तो ब्रेड्थ का रेशियो होता 10:11. तो एज एरिया इज कांस्टेंट, these are inversely proportional to each other, so definitely length will becomes 11 and 10. 11 and 10. तो 11 था लेंथ पहले, अब 10 हो गया, मतलब कितना कम हो गया 1 कम हो गया. 11 को 1 कम हो गया तो 100 को कितना, दैट इज 100/1 9.09. तो ऑप्शन सी इज राइट. ऑप्शन सी इज राइट. ऑप्शन सी इज राइट. ठीक है. अब देखिए एक और तरीका भी है. यहां पर ए और बी दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रहे. ये फार्मूला भी आप याद रख के कर सकते हैं. देखिए जब 1/x इज इंक्रीजिंग,
when 1 by x is increasing, the डिक्रीज क्या हो जाता, 1 अपॉन x प्लस 1 हो जाता, और ये जब डिक्रीज होता स्टार्टिंग वैल्यू, ये इंक्रीज होता 1 अपॉन x माइनस 1, 1 अपॉन x माइनस 1। इसका मतलब है, देखिए यहां पर 10% से क्या इंक्रीज हो रहा, ब्रेड्थ इंक्रीज हो रहा, मतलब इंक्रीज हो रहा, मतलब 1/10% मींस 1/10, 1/10 जब इंक्रीज हो रहा, दूसरा वैल्यू डिक्रीज कितना होता, 1 अपॉन x प्लस 1 मींस 1 अपॉन 10 प्लस 1, 1 अपॉन 11, एंड 1 अपॉन 11 इज 9.01%। इतना सब भी आपको करने की जरूरत नहीं है, आप यही प्रॉब्लम इस मेथड से भी कर सकते। तो आपको एक तो सही करना है, पहला प्रायोरिटी, और दूसरा जल्दी करना है। आपका रैंक इस पे डिसाइड होता कि आप दूसरे से कितना जल्दी करें। यूनिवर्सिटी एग्जाम में ऐसा नहीं होता, यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपके पास टाइम रहता, आप आराम से कर सकते, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता। तो दिस फॉर्मूला आल्सो, दिस मेथड आल्सो, रिमेंबर व्हेन 1 by x इज इंक्रीजिंग, decrease will be 1 upon x plus 1, and when 1 upon x is decreasing, it is 1 upon x minus 1। सेम है, यहां पर भी हम वही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे थे, इस मेथड से भी आप याद करके कर सकते हैं, इस मेथड से भी आप कर सकते हैं। नाउ टेक डाउन द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट मी सी कौन से भी मेथड से करो आप। द प्राइस ऑफ अ शुगर हैज इंक्रीज्ड बाय 20%, शुगर का रेट क्या हो गया, 20% हो गया। The price of a sugar has increased by 20%. Full stop. The percentage of reduction that a family should affect, the percentage of reduction that a family should affect in the use of sugar so as not to increase the expenditure on this account is 25%, 30%, 16.7% and 15%। इतना सब बोलने से अच्छा है मैं आपको क्वेश्चन डायरेक्टली समझ आता हूं कि शक्कर का रेट 20% बढ़ गया, तो अमाउंट सेम रखना है हमको पैसे खरीदने का, तो एक्सपेंडिचर मतलब क्या कम होता, फैमिली का कंजम्पशन कितना कम होता, that is price into consumption is equal to expenditure, expenditure is constant here, price is increasing, so what is the decrease in consumption। ये भी सेम है, आप 5 सेकंड में कर सकते हैं। 4 ऑप्शंस है, दोनों मेथड बताया था मैं आपको, दो में से आप किसी भी मेथड से करो। यहां पर कम हो रहा है शुगर का प्राइस, the price of sugar is increasing, sorry, and it is 1 by 20%, 20%, 20% means 1 by 5। so what is the correct option, what is the डिक्रीज इन द कंजप्शन, क्योंकि सेम पैसे में आपको सामान लाना है, तो रेट बढ़ गए तो ऑटोमेटिकली आपको कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, क्योंकि पैसा एक्स्ट्रा आपके पास नहीं है। व्हाट आर द आंसर्स? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, सेम पिछला भी जैसा प्रॉब्लम था वही है, वहां लेंथ ब्रेड्थ था, यहाँ शुगर का प्राइस और कंजम्पशन है, वहां एरिया था, यहाँ एक्सपेंडिचर है। वही मेथड यूज करो, देख के करो, कंप्लीट करो। या वन somebody did it, I'm very happy, and it is Saurabh Admane। okay Saurabh, I think it is right। what about others? शुगर का प्राइस 20% बढ़ रहा, 20% मींस 1 by 5, ये सब याद रखना आप, नहीं तो लिखते बैठना पड़ता 20/100। याद रखो, गेट में तो कैलकुलेटर इजी अलो है, बट दूसरे एग्जामों में कैलकुलेटर अलो नहीं रहता। So 20% is 1 by 5, 20% is 1 by 5। अदर्स क्यों नहीं आ रहा, या तो देख रहे सुन रहे क्या नहीं, चुप ऑन करके जाके बैठे, सर चिल्लाते रहते क्यों नहीं बोलकर। Nobody is doing, only one fellow did। yeah, one more fellow, Aditya, is it right? But the Saurav has got some other answer।
Yeah, Dhawal also same answer got. Then Saurabh is wrong. Then let me see who is wrong or who is right. देखो इधर मैं आपको पहले मेरे मेथड से कराता हूँ, मतलब पहले जो मैं बताया था आपको, ये प्राइस है, ये कंजम्पशन है और ये एक्सपेंडिचर है। यहाँ पर कांस्टेंट क्या है? एक्सपेंडिचर है। तो एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है 1 तो 20% इंक्रीज हो रहा प्राइस में, मतलब 1/5। तो 1/5 अगर से है प्राइस, तो अगर से हम प्राइस 5 लेंगे या एज इट इज इंक्रीजिंग, तो ये बनेगा 5 + 1 6। प्राइस 5 6 हो गया तो कंजम्पशन बनता 6 5, क्योंकि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब कंजम्पशन 6 5 हो गया, 6 को 1 कम हो गया, 6 को 1 कम हो गया, तो 100 को कितना? 100/6, it is 16.66%. Saurabh, yours is wrong. So 16.66% is the right answer. 16.66% is the right answer. या आप ऐसा भी कर सकते हैं, मैं क्या बोला था आपको, 1/x इंक्रीज हो रहा तो 1/x + 1 डिक्रीज होता। तो 1/x मतलब 1/5, 20% इंक्रीज हो रहा, 1/5 है। 1/5 जब हो रहा, डिक्रीज कितना होता? 1/x + 1। तो x कितना है? 5 है, 1/6 होता। 1/6 मीन्स अगेन इट इज 16.66%। आप ऐसा भी करो 1 सेकेंड में हो जाता, या ऐसा करो ये भी इतना टाइम नहीं लेता, लेकिन ये जल्दी होता। द ऑप्शन इज 16.66%। कुछ डाउट है तो प्लीज पूछो। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क इट। दोनों मेथड से बता रहा हूं मैं आपको, इट शुड बी क्लियर टू यू। नहीं समझ में आ रहा तो लिखो, सर समझ में नहीं आया, तो कुछ बोलता हूं मैं आपको, तो फिर आप कर क्यों नहीं रहे हैं, या तो सुन नहीं रहे हैं मेरे को, मोबाइल ऑन करके जाके बैठ गए किचन में। इट्स अप टू यू। खैर मेरा काम है पढ़ाना, आई हैव टू टीच। हाउ मच यू गेट यूटिलाइज इट, इट्स अप टू यू। तो द ऑप्शन इज 16.66। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो, और ब्रेक है, उसके ब्रेक के दौरान करो इसको। Due to the decrease in the price per kg of sugar by 25%, how much percent a housewife should increase? Quantity same है यहाँ पर, वहाँ 20% था, यहाँ 25% है, वहां भी शुगर था, यहाँ भी शुगर है। वहां पर इंक्रीज हो रहा था, यहाँ डिक्रीज हो रहा। शुगर का प्राइस डिक्रीज हो रहा तो कंजम्पशन बढ़ता। आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा है? देखो, NOTA, नोटा मीन्स नन ऑफ दीज आंसर्स। तो ये चारों में से आपका ऑप्शन कौन सा है? जल्दी प्लीज कीजिए।